माल विक्रय अधिनियम 1930। विक्रय तथा विक्रय के लिए करार को समझाइए तथा इनमें अंतर कीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं विक्रय तथा विक्रय के लिए करार, माल विक्रय अधिनियम 1930। विक्रय मतलब सेल। जब माल के विक्रय की संविदा के अंतर्गत विक्रेता द्वारा माल का अस्तित्व क्रेता को तत्काल ही हस्तांतरित कर दिया जाता है तो इसे विक्रय कहा जाता है। साधारण भाषा में कहें तो जो माल होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे ये हमारी किताब हो गई, इस किताब का मालिक अभी मैं हूँ, इसको बेच दिया किसी दूसरे के हाथ में, तो यह बुक्स अब दूसरे की मैं बेच दिया, यानी विक्रय कर दिया। तो हिसाब से यह सेल हो गया। किसी चीज़ को बेचने के, यानी कि कुछ पैसे से ले करके, कुछ दाम ले करके उस वस्तु को दूसरे को देने की क्रिया को हम विक्रय कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे विक्रय के लिए ठहराव। एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट देखते हैं विक्रय के लिए एग्रीमेंट। विक्रय के लिए ठहराव में माल का स्वामित्व क्रेता की तत्काल, क्रेता मतलब खरीदार, तत्काल ही हस्तांतरित नहीं किया जाता वरन किसी भावी तिथि पर या किसी विशेष शर्त के पूरा होने पर हस्तांतरित किए जाने के लिए होता है। अब इसमें एग्रीमेंट जो होता है या ठहराव जिसे बोलते हैं, तो उसमें एग्रीमेंट लिख जाता है, मतलब कि हम इस तारीख को, आने वाले तारीख को, किसी एक तारीख को निश्चित कर लेते हैं कि इस दिन हो गया, हम बिक्री कर देते हैं, अभी तक के लिए एग्रीमेंट कर लेते हैं। मतलब माल का जो स्वामी होता है, जिसका माल होता है वो, और जो खरीदता है वो, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है कि आने वाले तारीख को किसी दिन हम पूरा पैसा दे करके और इसको अपने नाम कर लेंगे या खरीद लेंगे। इसे एग्रीमेंट कहते हैं। माल विक्रय के प्रशंविदों की औपचारिकताएं। अब यहाँ माल जो विक्रय होता है, उसकी औपचारिकताएं क्या हैं, कैसे हैं। फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो यहाँ पर फॉर्मेलिटीज देखते हैं, औपचारिकताएं। माल विक्रय में प्रसंविधियों की औपचारिकताओं के संबंध में माल विक्रय अधिनियम की धारा 5 उपबंध करती है। अब यहाँ पर माल विक्रय अधिनियम 1930 की उपधारा, उसके अंदर जो धारा आती है वो 5 उपबंध करती है, जिसमें दी गई विधि की व्याख्या इस प्रकार है। उसमें पहला है, विक्रय का अनुबंध पालन के मूल विक्रय का अनुबंध, जो विक्रय का अनुबंध है, अनुबंध माल के मूल्य